भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा गया है? भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा गया है? लिटिल तिब्बत, लद्दाख, अरुणाचल, सिक्किम, हिमाचल। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा लद्दाख को। लद्दाख को क्या बोला गया है? छोटा तिब्बत बोला गया है। लद्दाख में पश्मीना ऊन, कौन सी ऊन दोस्तों? पश्मीना ऊन पाई जाती है, याद रखेंगे। और लद्दाख का एक ग्रंथ भी काफी प्रचलित है जिसको बोलते हैं केसर सागा। क्या बोलते हैं दोस्तों? केसर सागा बोलते हैं। और यहाँ पर लोग कौन कौन से रहते हैं? यहाँ पर मुसलमान यानी कि इस्लाम, इस्लाम प्लस में बौद्ध, ठीक है, ये दो कौम के लोग यहाँ पर निवास करते हैं। तीन चीजें मैंने आपको यहाँ पर बताई, कौन कौन से लोग रहते हैं? इस्लामिक और बौद्ध। ऊन कौन सी पाई जाती है? पश्मीना। केसर सागा यहाँ का प्रमुख ग्रंथ है। बस ये तीन चीजें आप यहाँ पर सीख लो जो कि परीक्षा में हर बार पूछी जाती हैं। पहला विकल्प यहाँ पर राइट होगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। ऋतु प्रवास जुड़ा हुआ है लोगों के आवागमन से, घरों की आसपास बसावट से, एक छोटे घर के पौधे रखने का कृत्रिम अहाता, ऐसे स्थान जहां बस्तियां विकसित होती हैं। राइट आंसर होगा लोगों के आवागमन से। ऋतु प्रवास क्या होता है दोस्तों? जब जो लोग होते हैं, पशुचारक जो होते हैं, वो एक जगह पर चरागाह की तलाश में दूसरी जगह पर जाते हैं, भाई आपका ऋतु प्रवास होता है। क्वेश्चन आपकी परीक्षा में अगले टाइप का ऐसे बन सकता है, जैसे अगर मैं बात करूं पहाड़ों की, पहाड़ में लोग गर्मी में जाते हैं, गर्मी में जो चरवाहे लोग होते हैं वो पहाड़ों पर जाते हैं। मैदान जो क्षेत्र होता है वहां पर सर्दी में करते हैं ये आवागमन। कहने का मतलब है लोगों का अपने पशुओं के साथ गर्मियों में पहाड़ों की ओर चले जाना तथा सर्दी में मैदान की ओर चले आना ही ऋतु प्रवास कहलाता है। ट्रांस ह्यूमंस भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ट्रांस ह्यूमंस भी इसको बोलते हैं दोस्तों। ये आपको कोई भी नहीं बताएगा, कोई भी टीचर आपको इस प्रकार से नहीं बताने वाला, क्योंकि जो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ वो ऑथेंटिक चीजें बताता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल डिटेल्स के साथ बताता हूँ, बिल्कुल अच्छे तरीके से बताता हूँ। ठीक है, तो राइट उत्तर मैंने आपको बताया, यहाँ पर पहला ऑप्शन इसका हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए डीके वसु के निर्देश क्या है? डीके वसु के निर्देश क्या है? फोर ऑप्शन। गिरफ्तारी, नजरबंदी और पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं से जुड़े निर्देश, डाक ये है डीके वासु के निर्देश। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। जन स्वास्थ्य क्षेत्र में कोस्टा रिका उपागम किसे कहा गया है? कोस्टा रिका उपागम, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपकी पॉलिटिकल साइंस से पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन थर्ड यहाँ पर दिया गया है, सैन्य बल ना रखना ताकि जन स्वास्थ्य पर ज्यादा खर्चा किया जा सके। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत के दक्षिणी भागों में विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में वर्षा होती है, क्योंकि कहने का मतलब है भारत के दो दक्षिणी भाग हैं, जैसे तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, वहां पर सर्दियों में ही वर्षा क्यों होती है? उसका कारण आपसे यहाँ पर पूछा है। उसका दोस्तों कारण क्या होगा? ऑप्शन दूसरा यहाँ पर कारण होगा पवन। पवन क्या होती है? पवन अरब सागर से, यहाँ पर ये गलत दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर जो आपका है पहला ऑप्शन है, पवन स्थल भागों से, पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। ठीक है, तो पवन जो होती है वो कहाँ से लौटती है? स्थल भाग से लौटती है और बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है, जो कि सर्दी उत्पन्न करती है आपके दक्षिण भारत में। बात करेंगे अगले प्रश्न के। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अफ्रीका के बारे में सही है? अफ्रीका, अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, नहीं गलत है। यह एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत, मकर रेखाएं तीनों यहाँ से गुजरती हैं। ये आपका यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है सेकेंड वाला। सेकेंड वाला यहाँ पर एक ऐसा महाद्वीप अफ्रीका जिससे कर्क, विषुवत, मकर ये तीनों रेखाएं यहीं से आकर गुजरती हैं। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर दिया गया है सेकेंड वाला विकल्प। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण नहीं है? तीन लक्षण यहाँ पर दिए गए हैं, एक लक्षण यहाँ पर नहीं दिया गया है, उसी को आपको यहाँ पर बताना है प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। यह उत्तरी मैदानों के दक्षिण में स्थित है। ठीक है,
तो ये बिल्कुल सही बोला गया है। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला है, ये भी यहाँ पर बिल्कुल सही बोला गया है। नॉर्थ वेस्ट साइड में क्या है, अरावली हिल्स, ठीक है, यानी कि अरावली पर्वत की श्रेणियां हैं, ये भी बोला गया सही। यहाँ कोयला लौह अयस्क जैसे खनिजों की प्रचुरता है, यानी कि यहाँ पर खनिज संसाधन काफी मात्रा में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही बोला गया है। इस पठार पर पश्चिम की ओर बहने वाली महानदी और कृष्णा मौजूद है, गलत। पश्चिम की ओर ये तो नदियां बहती ही नहीं है, पश्चिम की ओर आपकी नर्मदा बहती है। कौन सी? नर्मदा हो गई, ताप्ती हो गई, तापी हो गई, ये आपकी पश्चिम की ओर बहती हैं, ना कि महानदी और कृष्णा बहती हैं, ये यहाँ पर बहती ही नहीं है। तो यहाँ पर 3 आपके सही दिए गए, चौथा यहाँ पर गलत दिया गया है, चौथा वाला ही यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, गलत वाला ही। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न के। भारत में अपील प्रणाली का पौनर्वादिक प्रणाली किसे कहते हैं? व्हाट इज द अपीलेटेड सिस्टम इन इंडिया? न्यायिक सेवा में आवेदन का प्रावधान, न्यायालय के आदेश के खिलाफ संसद में अपील का प्रावधान, राज्य कार्यपालिका प्रमुख का सर्वोच्च अपील अधिकारी के रूप में कार्यरत होने का प्रावधान, निचली न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान। यहाँ पर 4 ऑप्शन इसका राइट दिया गया है। निचली न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान आपका कहलाता है अपील प्रणाली, अपीलिस्ट सिस्टम, ठीक है, अपीलिस्ट सिस्टम कहलाती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला यहाँ पर कहता है कि निम्नलिखित में से क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? लोकतंत्र की यहाँ पर 3 विशेषताएं दी गई हैं, एक नहीं दी गई है, उसी को आपको बताना है। ऐसे क्वेश्चन में कभी कभी कथन आपके दे दिए जाते हैं 4 और उसमें विकल्प बनता है ए सही, बी सही है, या ए सी दोनों सही है, या तीनों सही है, कुछ भी सही नहीं है। तो ऐसे भी आप यहाँ पर ध्यान में देकर इन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से करने वाले हैं। मतदान द्वारा प्रतिनिधि का चुनाव बिल्कुल सही है। लोकतंत्र के बारे में, प्रतिनिधियों के हाथ में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया होती, सही है। जनता की निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता, ये प्रत्यक्ष सहभागिता नहीं होती है। जनता को मतदान का अधिकार, ये भी सही है। तो थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका गलत दिया गया है, गलत वाला आपको बताना था, तो इसलिए यहाँ पर थर्ड ऑप्शन इसका राइट हो। अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुका है, जो कि परीक्षा में रिकॉर्ड तोड़ने वाला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है हर बार परीक्षा में पूछा जाता है अलग अलग तरीकों से। महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत, अंडर द महायाना बुद्धिज्म, तो आपको बताना है जो महायान धर्म है उसके अंतर्गत क्या क्या हुआ था। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा, इसमें क्या हुआ था, बुद्ध जो है उनकी जो प्रतिमाएं हैं, क्या है, प्रतिमाएं, वो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में बनाई जाने लगी। नंबर 1 यहाँ पर हो गया। नंबर दूसरा बात यहाँ पर क्या है, जो आपके बोधिसत्व थे उनको स्वीकारा गया। बोधि यहाँ पर लिखना चाहूंगा, बोधिसत्व जो थे उनको यहाँ पर स्वीकारा गया था। और तीसरा जो था यहाँ पर, जो आपकी मथुरा है, क्या है, मथुरा है, तक्षशिला है, ठीक है, तक्षशिला है, इनका उदय हुआ था मूर्ति विकास के रूप में, मूर्ति कला के रूप में इनका विकसित होना, बोधिसत्व का आना, क्योंकि इनको ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी, ज्यादा से ज्यादा बुद्ध की यहाँ पर प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। ये 3 विशेषताएं अगर आपने सीख ली तो बौद्ध धर्म के महायान से संबंधित कैसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, आप इन 3 स्टेटमेंट के जरिए आप उस क्वेश्चन को यहाँ पर कर लोगे। अब आते हैं इसके क्वेश्चन पर। महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत मैंने आपको 3 चीजें बताई, ठीक है। तो पहली चीज यहाँ पर आ चुकी है, बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी, बिल्कुल सही। बोधिसत्व को नहीं स्वीकारा गया दोस्तों, क्योंकि उनको ज्ञान प्राप्त हो चुका था, यहाँ पर ये गलत कर दिया गया है, नहीं शब्द लग गया है इसलिए यहाँ पर गलत कर दिया गया है, और यहाँ पर सही था वैसे ही। मूर्ति कला के रूप में मथुरा व तक्षशिला का उदय हुआ, क्या हुआ, उदय हुआ, ना कि पतन हुआ, यहाँ पर पतन दिया गया है, इसलिए यहाँ पर आपके गलत दे दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा, स्टेट्यूस ऑफ बुद्ध वर मेड, यानी कि प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कि जनजातीय लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गलत पूछा गया है आपसे। समकालीन इतिहासकार और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी, बिल्कुल सही बोला है। अधिकांश जनजातीय समूह ने लिखित दस्तावेज रखे, गलत दिया गया है। जो
जनजातीय समूह हैं उनके पास क्या कोई दस्तावेज होते हैं? क्या वो ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित होते हैं? क्या उनके पास कॉपी किताब जैसी संबंधित संसाधन होते हैं? नहीं होते। वो गरीब होते हैं, वो जंगलों में निवास करते हैं, रहने के लिए उनके पास खाना नहीं होता है, तो वो अपने दस्तावेज कैसे रखेंगे? तो गलत दे दिया गया यहाँ पर, उनके पास दस्तावेज होते हैं। बस गलत वाला ही आपको यहाँ पर बताना था, जो कि राइट आंसर यहाँ पर आपका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। जनजातियों लोगों के रीति रिवाजों और मौखिक परंपराओं का संरक्षण किया, यानी कि एक लोग जैसे कोई पूर्वज है वो बोलता रहा अपने बच्चों को, फिर उसके बच्चे अपनी पीढ़ी को बोलते रहे, तो वो होती है मौखिक जानकारी, वो यहाँ पर सही है। जनजातीय समाज में अपनी विविध किस्म की जरूरतों को एक दूसरे पर निर्भर थे, ये भी सही है। गलत आपका सेकेंड दिया गया, जो कि यहाँ पर राइट आंसर माना जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला कहता है कि 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत पर अपने नियंत्रण को समेकित किया, यानी कि समावेशित किया। 1857 के बाद में कैसे अंग्रेजों ने अधिकार यानी कि नियंत्रण कर लिया भारत पर? पहला ऑप्शन इस यहाँ पर करेक्ट दिया गया है। पहला यहाँ पर करेक्ट कैसा दिया गया है? वाई ट्रांसफर ऑफ पावर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन फॉर ए मोर रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट ऑफ इंडिया अफेयर्स, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप कर, ताकि भारतीय मामलों को ज्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगर मैं बात करूं 1857 का विद्रोह, ठीक है, यहाँ पर ये 10 मई को आपका शुरू हुआ था। कहाँ से शुरू हुआ था? मेरठ से शुरू हुआ था। कहाँ से? मेरठ से शुरू हुआ था। एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, खुद को पेशवा किसने घोषित किया? कानपुर से। कानपुर से खुद को पेशवा, खुद को पेशवा, पेशवा किसने घोषित किया? तो नाना साहब ने घोषित किया। किसने? नाना साहब ने खुद को पेशवा घोषित किया। ठीक है, कई बार परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन के संदर्भ में सही क्या है? जो खिलजी वंश है, जिसको खलजी बोलते हैं, एनसीईआरटी पुस्तक में खलजी आपको लिखा मिलेगा। क्या मिलेगा? खलजी लिखा मिलेगा, बल्कि अन्य पुस्तकों में आपको खिलजी लिखा मिलेगा। सही कौन सा है दोस्तों? सही है आपका खलजी। सही कौन सा है? खलजी यहाँ पर सही है। ठीक है, तो शब्दों का भी ध्यान यहाँ पर रखा करो। खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत जो प्रशासन था उसके बारे में सही पूछा गया है। उपमहाद्वीप का काफी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार में रहा, अधिकार में रहा। ठीक है, उपमहाद्वीप का काफी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार में यहाँ पर रहा। बिल्कुल कैसा दिया गया है यहाँ पर? ये आपका कैसा दिया गया है? ये गलत है, ये इसके बारे में नहीं आता है प्रशासन के अंतर्गत। लेकिन यहाँ पर गंगा के मैदानी इलाकों में घने जंगलों वाले क्षेत्रों में पहली बार बैठा गया। बैठा तो गया, यानी कि वहां पर उन्होंने कब्जा किया, लेकिन सफल नहीं रहे। वहां के लोगों ने इनको वहां से भगा दिया था। दिल्ली के से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों पर नियंत्रण करना कठिन था, ये यहाँ पर सही बोला गया है। अलाउद्दीन जो खिलजी था, अलाउद्दीन खिलजी था, मोहम्मद तुगलक था, गंगा के मैदानी इलाकों पर जोर जबरदस्ती कर अपना अधिकार लंबे समय तक कर पाए, नहीं कर पाए लंबे समय तक। यहाँ पर लंबे समय कर दिया गया, कम से कम ये 2-3 दिन तक वहां पर टिक पाए। वहां के जो लोग थे उन्होंने इनको मार मार के वहां से भगा दिया। यहाँ पर लंबा समय दे दिया गया, इसलिए यहाँ पर ये भी गलत दिया गया है, ये भी थर्ड वाला यहाँ पर सही दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ? ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया, बिल्कुल सही बोला गया है। जंगलों का विनाश हो गया, ये भी सही है। सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई, बिल्कुल गलत, ऐसा इतिहासकार नहीं कहना चाहते हैं। आपकी पुस्तक जो क्लास 6 की जो एनसीईआरटी है वहीं से ये क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा गया है। यहाँ पर ये गलत है, संभवतः नदियां सूख गई, ये सही है, बी सही है, ए सही है, यानी कि सी जिस ऑप्शन में होगा वो यहाँ पर गलत होगा, ये भी यहाँ पर गलत होगा, ये भी यहाँ पर गलत होगा। बचा आपका सेकेंड वाला, सेकेंड ए बी सी डी यहाँ पर सही होगा, ए बी डी, ए बी डी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। हम यह आज कैसे जानते हैं कि पुरापाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे? इसका जो साक्ष्य मिला है महाराष्ट्र के पटने से मिला है। महाराष्ट्र के पटने पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं, जिस कारण हम कह सकते हैं कि पुरापाषाण काल में क्या होते थे? शुतुरमुर्ग हुआ करते थे। बात करेंगे अगले प्रश्न की। बीसीई, बीसीई का अर्थ होता है बिफोर कॉमन एरा। बिफोर कॉमन एरा किस ऑप्शन में है? बिफोर कॉमन एरा आपके है सेकेंड ऑप्शन में।
सेकेंड ऑप्शन में, यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है कि नीचे दो कथन ए भी दिए गए हैं। 18वीं से 19वीं शताब्दियों में यूरोप में राष्ट्र राज्यों के उदय के संदर्भ में 18वीं शताब्दी तक यूरोप के लोग स्वयं को राष्ट्र राज्य के रूप में देखते थे, बिल्कुल देखते थे, सही है। प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में लोगों को यह बोध कराया गया कि प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र था, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर यूरोप की बात की गई है। 18वीं से 19वीं शताब्दी में जो लोग थे वो लोग राष्ट्र राज्य को मतलब कि राष्ट्र राज्य के रूप में वो देखने लगे थे, बिल्कुल सही कहा गया है। और मैं बात करूं अगर 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में लोगों को यह जानन मतलब कि उनको यह पता होने लगा कि प्रत्येक भाषी जो समुदाय है उनका एक अलग राष्ट्र था। दोनों कथन सही हैं, लेकिन दोनों कथन एक दूसरे से अलग अलग हैं। दोनों सही है परंतु सही व्याख्या नहीं है। यहाँ पर इसका सेकेंड ऑप्शन राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ब्रिटिश काल में बच्चों को पढ़ाया जाता था। ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था साल भर फसल कटाई के समय छोड़कर जब वो खेतों में काम करते थे, ठीक है, तब बच्चों को पढ़ाया जाता था। बात करेंगे अगले प्रश्न की। भारत में आरंभिक मानवों पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला को माना जा सकता है आरंभिक मानवों के इतिहास को समझने के लिए। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। नीचे दिए गए उदाहरण ए बी के आधार पर ऊर्जा स्रोत की पहचान करें। यह एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। यह ऊर्जा तब उत्पन्न होती है, निर्मुक्त होती है जब अप्रशीकृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। यहाँ पर इसका राइट आंसर दोस्तों कौन सा होगा? परंपरागत का मतलब होता है एक बार यूज करने के बाद दोबारा यूज नहीं कर पाओगे। तो बायोगैस आप कर लोगे, प्राकृतिक गैस नहीं कर पाओगे, भूतापीय ऊर्जा भी कर लोगे, मोम आपका कोई ऊर्जा होता ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस, ठीक है। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। जलवायु के संबंध में, किसके संबंध में? जलवायु के संबंध में ए बी कथन पर विचार कीजिए और सही विकल्प का यहाँ पर चयन कीजिए। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा जलवायु और मौसम में डिफरेंट क्या होता है, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। यहाँ पर लिखना चाहूंगा जलवायु दोस्तों क्या होती है? किसी भी क्षेत्र में यानी कि लंबे समय तक रहने वाला जो दशा होता है, लंबे समय तक, जैसे 10 वर्ष आपका हो गया, 15 वर्ष हो गया, 20-25 वर्ष तक आप ले लो, ठीक है। तो ये वहाँ की जो जलवायु रहती है 10 वर्ष 15 वर्ष वहाँ का मौसम रहता है, तो उसको बोलते हैं जलवायु। क्या बोलते हैं? जलवायु। एक समान रहने वाला समय, उसको बोलते हैं जलवायु। अगर मैं बात करूं मौसम की, मौसम आपका क्या होता है? दिन प्रतिदिन, दिन में भी बदल सकता है, सप्ताह में भी बदल सकता है, ठीक है, 2-4 दिनों में भी बदल सकता है। यानी कि जो अल्पकाल में यानी कि थोड़े ही समय में जो बदलते रहते हैं उनको बोलते हैं मौसम। जो अल्पकालीन होते हैं, कैसे अल्पकालीन? थोड़े समय के लिए जो होते हैं, कम समय के लिए जो होते हैं, कम समय में परिवर्तित होते रहते हैं, वो होते हैं मौसम। वहीं अगर मैं जलवायु की बात करूं तो ये दीर्घकालिक होते, 15-10 वर्ष तक ये बने रहते हैं एक ही जगह पर। आपको मैंने समझा दिया। अब आते हैं विकल्प पर। आपसे पूछा गया है जलवायु के बारे में। जलवायु वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। नहीं, दिन प्रतिदिन नहीं होता, ये तो मौसम की बात की गई। किसकी? मौसम की यहाँ पर बात की गई है। किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी ऊंचाई व उच्चावच पर निर्भर करती है। ऊंचाई और उच्चावच पर निर्भर करती है। सिर्फ शब्द यहाँ पर दे दिया गया इसलिए गलत हो जाएगा। दोनों गलत यहाँ पर आपके हो जाएंगे, दोनों गलत यहाँ पर आपके हो जाएंगे। ओके ओके, यहाँ पर गलत हो जाएंगे। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। स्थायी पवनों के संबंध में ए बी कथन पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। स्थायी पवनें क्या होती हैं दोस्तों? यहाँ पर लिखना चाहूंगा स्थायी, जो एक ही दिशा में निश्चित चलती रहती हैं, वही आपकी होती हैं स्थायी पवनें। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती हैं, बिल्कुल। पश्चिमी एवं पूर्वी इनके उदाहरण है, बिल्कुल। यहाँ पर दोनों सही हैं, यहाँ पर दोनों सही हैं। थर्ड ऑप्शन इसका। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, कहता है कि कायंत्रित सेल के बारे में ABC 3 कथन यहाँ पर दिए गए, सही कथन को आपको यहाँ पर चुनना है। कायंत्रित सेल के बारे में, आग्नेय और अवसादी सेल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में कायंत्रित सेलों में परिवर्तित हो जाती है, बिल्कुल सही बोला गया है। कायंत्रित सेल उच्च दाब और दाब के प्रभाव में पिघलकर द्रवित मैग्मा बनाते हैं, बिल्कुल सही बोला गया है। संगमरमर एक कायंत्रित सेल है, बिल्कुल सही बोला गया है।
तीनों कथन यहाँ पर आपके राइट दिए गए हैं। ऑप्शन यहाँ पर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हो, जो आपकी सैलो होती हैं, जिनको चट्टान भी बोला जाता है, वो मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। पहली आपकी होती है आग्नेय। कौन सी होती है? आग्नेय होती है। दूसरी होती है अवसादी, अवसादी होती है दूसरी वाली, ठीक है। तीसरी वाली कौन सी होती है? कायांतरित। कौन सी होती है? कायांतरित होती है तीसरी वाली, ठीक है। आग्नेय जो होती है, आग्नेय का निर्माण मैग्मा से होता है, ठीक है। द्रवित मैग्मा के पिघलने से होता है आग्नेय का। अवसादी को परतदार भी बोलते हैं। इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, नोट कर सकते हैं आप लोग, कई बार परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। जीवाश्म किस में पाए जाते हैं? अवसादी, अवसादी में पाए जाते हैं। अवसादी चट्टान को किस नाम से जानते हैं? परतदार के नाम से भी जानते हैं। कायांतरित क्या होता है? इन दोनों का ही रूप आपका कायांतरित होता है। आग्नेय चट्टान और अवसादी सेल का उच्च ताप दाब के कारण पिघलने लगती, भाई आपका कायांतरित बन जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, कहता है कि पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। बिल्कुल एक ही भाग यहाँ पर दिखाई पड़ता है, सही दिया गया है। कथन भी, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 27 दिनों का टाइम लेता है और लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष का भी पूरा चक्कर करता है। दोनों कथन यहाँ पर आपके सही दिए गए, दोनों सही यहाँ पर व्याख्या भी करते हैं। ऑप्शन 1 यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व में भारत का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग निम्नलिखित में से कौन सा है? ईटानगर पासीघाट, मनाली लेह, शिलांग सिलचर, उधमपुर श्रीनगर। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन, मनाली लेह। मनाली लेह जो मार्ग है, ये विश्व में भारत का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग की श्रेणी में आता है। ये जो मार्ग है, ये कैसा मार्ग है? ये पहाड़ों वाला रास्ता है, यानी कि ये पहाड़ों पर बना सड़क मार्ग है, जो कि भारत का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग है, मनाली लेह मार्ग। याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, कहता है कि जातीय समानता को प्रचारित करने के लिए निम्नलिखित में से किसने सत्य शोधक समाज की स्थापना की? घासीदास, नारायण गुरु, हरिदास, ज्योतिबाराव फूले। यहाँ पर आपको बताना क्या है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? राइट आंसर होगा यहाँ पर ज्योतिबाराव फूले। इन्होंने 1873 में किसकी स्थापना की? सत्य शोधक समाज की स्थापना की। और एक बात यहाँ पर याद रखेंगे, ज्योतिबाराव की एक पुस्तक है जो कि कई बार परीक्षा में पूछी जाती है। उस पुस्तक का नाम क्या है? उस पुस्तक का नाम है गुलामगिरी। क्या नाम है? उस पुस्तक का नाम है दोस्तों गुलामगिरी, जो कि कई बार परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कि निम्नलिखित में से किसके उत्पादों को काला सोना कहा जाता है? काला सोना किसे कहा जाता है? कोयला को, सोना को, पेट्रोलियम को, तांबा को। क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। काला सोना की बात की गई है, कई लोग यहाँ पर राइट आंसर मार देंगे कोयला। कोयला क्योंकि काला होता है, बिल्कुल गलत होगा। यहाँ पर अगर मैं बात करूं काला सोना किसको कहा जाता है? काला सोना कहा जाता है पेट्रोलियम को, क्योंकि जो पेट्रोलियम होता है ये मूल्यवान होता है। कैसा होता है? ये होता है मूल्यवान, इसीलिए इसको ब्लैक गोल्ड क्या बोलते हैं? ब्लैक गोल्ड भी इसको बोलते हैं, यानी कि काला सोना बोलते हैं पेट्रोलियम को। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कि अभियानों के फलस्वरूप महिलाओं के संरक्षण के लिए नए कानून बने। निम्नलिखित में प्रताड़नाओं में से किस एक के कारण महिलाओं को संरक्षित करने के लिए 2006 में एक कानून बना? परीक्षा में आपके 2 क्वेश्चन मुख्य तौर पर पूछे जाते हैं। एक तो आपका पूछा जाता है 2006 का कानून और एक पूछा जाता है 2005 का कानून। इन दोनों कानून को मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि हर बार परीक्षा में इनसे एक यहाँ से बनेगा क्वेश्चन, एक यहाँ से बने, यानी कि या तो ये वाला पूछ लिया जाए या तो ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। पूछा तो आपसे जरूर से जरूर ही जाएगा। चलिए यहाँ पर बात करेंगे 2006 का जो कानून है महिलाओं के लिए, विशेष तौर पर ये जो है घरेलू हिंसा से संबंधित है। ठीक है, 2006 का कानून किससे संबंधित है? घरेलू हिंसा से संबंधित है। जबकि 2005 का उत्तराधिकार कानून है। किसी के पति की मृत्यु हो जाती है, उस महिला का जमीन पर, हिस्से पर, यानी कि संपत्ति पर बराबर हिस्सा होगा। उसके पुत्र का,
उसके पुत्र का, उसकी पुत्री का और खुद उसकी पत्नी का। अगर उसके पति की मृत्यु हो जाती है तो ये कहता है 2005 का उत्तराधिकार अधिनियम कानून। और यहाँ पर 2006 वाला कानून क्या है? घरेलू हिंसा। महिलाओं के लिए जो घरेलू हिंसा की जाती है उनको संरक्षण दिलाने के लिए 2006 में एक नया कानून पारित किया गया था जिसको बोलते हैं घरेलू हिंसा। अब मैंने आपको यहाँ पर दोनों चीजें यहाँ पर क्लियर कर दी हैं। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न यहाँ पर ये जो आ चुका है ये भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है, वो भी कई बार घुमा घुमा के पूछा गया है। निम्नलिखित में से किसमें स्थानांतरी कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है? भारत, मलेशिया, मैक्सिको, ब्राजील। यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर की मैं बात करूं तो मिल्पा आपसे पूछा है। मिल्पा कहाँ कृषि को कहते हैं? स्थानांतरी कृषि को। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा मैक्सिको। मैक्सिको कौन सा राइट आंसर होगा? मैक्सिको में इसको बोलते हैं मिल्पा। यहाँ पर मैं आपको सभी चीजें यहाँ पर समझाने वाला हूँ। जैसे इसका राइट आंसर आपको मैंने बता ही दिया मैक्सिको। मैं भारत की बात करूं तो भारत में इसको क्या बोलते हैं? झूमिंग। क्या बोलते हैं? झूमिंग कृषि भारत में इसको बोलते हैं। ठीक है। मलेशिया में इसको क्या बोलते हैं? लदांग मलेशिया में इस कृषि को बोलते हैं। मलेशिया और इंडोनेशिया, इंडोनेशिया यहाँ पर आप लिख लीजिएगा इंडोनेशिया। मलेशिया और इंडोनेशिया दोनों जगह पर इस कृषि को लादांग के नाम से जाना जाता है। ठीक ना। ब्राजील में इस कृषि को बोलते हैं रोका। परीक्षा में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है झूमिंग कृषि को रोका कहाँ पर बोला जाता है? ब्राजील में इसको बोलते हैं रोका। भारत में बोलते हैं झूमिंग। मलेशिया में बोलते हैं लादांग। क्या बोलते हैं? लादांग बोलते हैं। मैक्सिको में क्या बोला जाता है? मैक्सिको में बोला जाता है मिल्पा। क्या बोला जाता है? मिल्पा। अमेरिका में क्या बोला जाता है? यूएसए में। यूएसए, मैक्सिको के साथ यूएसए को यहाँ पर ऐड करिएगा। दोनों ही जगह पर बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा? मिल्पा बोला जाएगा। मैंने आपको यहाँ पर सभी चीजें बता दी हैं। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कि पृथ्वी को भू आब के रूप में क्यों वर्णित किया जाता है? निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प आपको यहाँ पर बताना है। पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी है। पृथ्वी 2/3 सतह जल से ढकी है। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां केवल पृथ्वी पर पाई जाती हैं। आपके यहाँ पर ये जितने कथन आप देख रहे हो ये पृथ्वी के बारे में यहाँ पर बिल्कुल सही दिए गए हैं। किसके बारे में? पृथ्वी के बारे में सही है। परंतु यहाँ पर पूछा गया पृथ्वी को भूआब क्यों बोला जाता है? भूआब बोलने का मुख्य कारण आपका क्या है? मुख्य कारण दोस्तों पहला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। पृथ्वी जो है ये आपके ध्रुव है ऊपर वाले नीचे वाले। ठीक है। यहाँ पर कैसी है? यहाँ पर आपकी चपटी है। और बीच में कैसी है? बीच में ये है उभरी हुई। इसीलिए इसको बोलते हैं भू आब। क्या बोलते हैं? भू आब के नाम से इसको जाना जाता है। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कि ग्रहों के निम्नलिखित समूहों में से किस समूह के चारों ओर छल्ले हैं? ऐसा कौन सा समूह है ग्रह के जिनमें छल्ले पाए जाते हैं? छल्ले आपके पाए जाते हैं शनि में, बृहस्पति में और यूरेनस में। सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा शनि, बृहस्पति और यूरेनस। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुका है। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ है? तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ, ये भी क्वेश्चन कई बार परीक्षा में आपके पूछा गया है। बुद्ध सागा, केसर सागा, सिद्ध सागा, निर्वाण सागा। मैंने आपको कई बार कराया भी है क्वेश्चन। तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ है दोस्तों केसर सागा, जो कि लद्दाख में प्रचलित है। कहाँ पर प्रसिद्ध है ये आपका जो प्रचलित है केसर सागा लद्दाख में काफी प्रचलित है। इस पर वहाँ के लोग जो है इस्लाम और बौद्ध यानी कि मुस्लिम और बौद्ध लोग वहाँ पर निवास करते हैं, जो कि इस ग्रंथ को गाते हैं, उस पर नाटक खेलते हैं। केसर सागा ग्रंथ याद रखिएगा तिब्बत का है परंतु लद्दाख में प्रचलित है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में निम्नलिखित में से किसको फांसी पर लटका दिया गया था? 29 मार्च 1857 को किसको फांसी पर लटकाया गया था? ठीक है, अफसरों पर हमला करने के आरोप में। उस व्यक्ति का नाम था मंगल पांडे। उस व्यक्ति का नाम क्या था? मंगल पांडे उस व्यक्ति का नाम था। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। निम्नलिखित
उद्योगों में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? सार्वजनिक यानी कि सभी के लिए। और आपके क्षेत्र 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं क्षेत्र बता देता हूँ, फिर आपको यहाँ पर क्वेश्चन बताऊंगा। जैसे यहाँ पर एक आपका होता है निजी, एक होता है निजी, नंबर 1 निजी, नंबर 2 यहाँ पर सार्वजनिक, नंबर 3 होता है स्वामित्व। कौन सा होता है? स्वामित्व वाला, ठीक है। निजी मतलब कि निजी हो सकता है, सार्वजनिक सभी के लिए हो सकता है, स्वामित्व जो एक मतलब कि खुद का कोई उसका स्वामित्व हो। अब आते हैं इसके विकल्प पर। सार्वजनिक जो उद्योग है दोस्तों, उस उद्योग का नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है? कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है? 3 आपके यहाँ पर दिए गए हैं, एक यहाँ पर नहीं दिया गया है, उसी को आपको यहाँ पर पहचान कर बताना है। चलिए आपको बताते हैं। कलपक्कम है ये आपका, कलपक्कम ये है तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में है परमाणु ऊर्जा संयंत्र। तारापुर, तारापुर ये कहाँ पर पड़ता है? ये दोस्तों पड़ता है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र का है। नरोट आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। ये जो क्वेश्चन है 1000 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ये सारे क्वेश्चन करके जाइए, आपको एग्जाम्स में ज़रूर सफलता देखने को मिलेगी। ठीक है दोस्तों, अगला वीडियो जो है जल्द ही अपलोड होने वाली है। आप सभी वीडियो को वॉच करते रहिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। और अपना चैनल समझ करके इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।